छत पे बागवानी विषय से आप नाम से आपको पता चल गया होगा कि छत पर बागवानी के ऊपर यानी कि छत के ऊपर कुछ छोटे-छोटे पौधे लगाना अ, इससे संबंधित विषय है। और इसकी आवश्यकता क्यों है? मुझे यह विषय ऐसा लगता है आजकल के समय में कि बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों के संपर्क में आकर सकारात्मक, नकारात्मक चीज़ों को समझकर मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है, अनुभव हुआ है कि और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए भी शुद्ध चीज़ तो खाने को मिलती ही है, लेकिन वो अपने जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं छत पर कि अ, वो विभिन्न जैसे कंदमूल हैं साग हैं, वो बेल हैं, वो इस प्रकार की लगाकर अपने लिए न्यूट्रिशियस फूड भी पैदा कर लेते हैं, बचत भी करते हैं और केमिकल फ्री भी करते हैं। तो इस प्रकार के गुण होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल जो विपरीत परिस्थिति है, जहाँ कोरोना जैसा समय आ गया कि वहाँ आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है और ऐसी मतलब एक विपरीत परिस्थिति जो आज तक लोगों ने देखी नहीं थी, उन सब में भी इस तरीके की तकनीक चाहे छत पे बागवानी हो, चाहे हाइड्रोपोनिक्स हो, चाहे ट्रे में कुछ न कुछ साग लगाने के मेथड हों, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से कम-कम अ संसाधन में हम अच्छा उत्पादन लें और वो उत्पादन पोषण युक्त हो और प्राकृतिक तरीकों का भी समर्थन करता हो। तो इस प्रकार की पद्धति में छत पे बागवानी बहुत अच्छा एक उपक्रम है और हमें इसे समझना चाहिए। तो क्या है कि बहुत सारे हम एक्सपर्ट को पहले बुलाते थे, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट की अनुपलब्धता की वजह से हम विभिन्न विषयों पर खुद ही स्वाध्याय सत्र के रूप में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों का भी साथ रहेगा या हम भी प्रयास करते रहेंगे, तो जैसे-जैसे विशेषज्ञ मिलेंगे तो उनको भी हम बुलाते रहेंगे। हमारी प्राथमिकता यही है कि विशेषज्ञ आएँ, लेकिन विशेषज्ञों के पास समय ना होने के कारण हम लोग जो बुनियादी विषय हैं अ, जिन पर हमारा भी ज्ञान बढ़े चर्चा के माध्यम से, आपका भी हो और अपनी सब एक-दूसरे के साथ राय साझा करके हम जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके माध्यम से हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, उन विषय को हम लगातार चलाते रहें, ऐसा अ, हमारा प्रयास है। तो अ, इसी क्रम में मैं इस छत पे बागवानी को थोड़ा-सा आरंभ करता हूँ। मैं कुछ इसकी रूपरेखा रखूँगा। अशोक जी से या फिर आप सभी से अनुरोध है कि आप 10 बज के 20 मिनट तक बने रहें। 10 बजे वो अपना बताएँगे व्याख्यान के बारे में। मेरे पास समय कम है। जैसे अशोक जी आएँगे तो मैं अपना अ, उनको दे दूँगा समय। तो शॉर्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि छत पे बागवानी के लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी छत पे इस तरीके के बेड बनाने चाहिए कि हमारी छत पे जो सीलन है, उस पे प्रभाव ना पड़े, सबसे पहले। और उसके बाद में हमें इस प्रकार के बैग हों या और ऐसी जगहों पर हमें अपने बैग्स या गमले रखने हैं, जो हमारी बीम होती हैं, ताकि हमारी छत पर अतिरिक्त वज़न ना आए। तो बीम पे अ बीम समझ रहे होंगे आप लोग। तो जो सरियों का पार्ट होता है, वहाँ पे हम उन गमलों को या बड़ी-बड़े वज़न वाली अपने बेड को रखते हैं, तो वो वज़न छत पे बीच में नहीं आता। वैसे छत लेंटर सहन कर सकता है, लेकिन फिर भी जो बड़े-बड़े गमले रखना चाहते हैं, वो अपनी बीम पर रख सकते हैं। बेड क्या होता है कि जैसे त्रिपाल का बेड बनाते हैं, तो वो पूरा फैला हुआ होता है। तो इतना वज़न वो नहीं घेरता और उसमें हम ये भी समझेंगे कि कौन-कौन सी सामग्रियाँ उसमें डालते हैं, जिससे कि अ, वो हल्की होती है। हल्की होने के कारण वो हमारी छत के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो
ये कुछ बातें हमें विशेष ध्यान रखना है। बंदर अगर किसी के क्षेत्र में हैं, तो वो जाली का प्रयोग कर सकते हैं या बीच में कुछ एक रिमोट वाली, कुछ थाली बजाने वाला कुछ टॉय भी आता है, वो भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें बंदरों से बचने के लिए की जा सकती हैं या साइड में लोहे की एक कटिंग वाली जिसमें ब्लेड जैसे होते हैं, वो भी गोल-गोल लगा सकते हैं ताकि बंदर आके वहाँ पे आ ना पाएँ आपकी छत पर। अ, जिससे कि उनको थोड़ा डर रहे कि हम वहाँ जाएँगे तो वो हमारा हाथ कटेगा या कुछ होगा, तो इसलिए वो आप अ, ब्लेड वाली एक जाली सी आती है, ब्लेड जैसे नुकीले होते हैं थोड़े-थोड़े, उतने नुकीले नहीं होते लेकिन फिर भी बंदर उससे डरता है और ये हम उसमें कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक तरीके भी हैं बंदर भगाने के, वो मैं कभी मेरे को ध्यान में आएगा तो या हमारे विशेषज्ञ होंगे साथ में या मुझे पता चलेगा तो मैं वो साझा करूँगा, अभी वो दिमाग से मिस हो रहा है। तो इसमें हम इस तरह से छत पे बागवानी के लिए एक अपनी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें अ, हमें सबसे पहले ये देखना होता है हमारी मिट्टी हल्की रहे। तो वो मिट्टी हल्की रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? तो ये सबसे सोचने का विषय है, क्योंकि सीलन के बारे में हम देख सकते हैं कि यदि हम अ, अपने जो हम त्रिपाल वाले बैग लगाएँगे, तो वहाँ से सीलन नहीं जाती है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नमी जाएगी, तो थोड़ा-सा आप लोहे के या जो स्टैंड टाइप के बना के उनके ऊपर इन बैग को रख सकते हैं। और कुछ ईंटों का बना के भी उनको बैगों को रखा जा सकता है। जैसे अ लेकिन उसमें थोड़ा-सा स्पेस अ, गैप दे कर रखना है ताकि आपका बीच में कुछ पानी-वानी अगर पहुँचे बरसात के माध्यम से तो वो मरे नहीं पानी, वहाँ फँसे नहीं, ताकि आपकी छत खराब ना हो। और तीसरा विधि ये है कि यदि आप वाटरप्रूफ छत बनवाते हैं, ध्यान रखकर या उसके ऊपर कुछ ऐसा लेप करवाते हैं, तो भी ये सेफ रहता है हमारे लिए। और इसमें मुख्य बात तो ये है कि जैसे अगर कोई स्टैंड बना लेता है, जैसे कि क्या होता है किसी के पास अ, कोई प्लास्टिक की शीट बची है या किसी के पास खराब-सा तख्ता है, तो उन तख्तों के ऊपर ये बेडों को रखा जा सकता है। तो वो जैसे ईंटें लगा दी चारों कोनों पे और उसके ऊपर बेड बना दिया, तो वो हमारे लिए सेफ रहता है, हमारी छत के लिए। इस प्रकार से बहुत आसानी में आपको बहुत बेकार से तख्ते मिल जाएँगे कबाड़ों-वबाड़ों के पास में। उसके ऊपर हम अपने बैग रखकर बड़े-बड़े तो अलग-अलग साइज़ के आते हैं, उसमें हम रख सकते हैं। अ, यह मुख्य हमारा मिट्टी को और छत को बचाने का बात हो गई। लेकिन इसमें अब हमें ये देखना है कि जो मिट्टी कैसी हो हमारी और मिट्टी में क्या मिलाएँ हम, ताकि मिट्टी हमारी हल्की भी रहे और पोषण युक्त भी रहे। तो उसमें हमें जैसे कोकोपीट है, कोकोपीट और हरी पत्तियों का बुरादा, छिलका जैसे हरी पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं, पेड़ में आपको बहुत मिल जाएँगी, पार्कों में मिल जाएँगी, वो आप रख सकते हैं। और आपका सूखा हुआ जो वेस्ट है, कोई भी सूखा हुआ वेस्ट हो एकदम, वो आप उसमें रख सकते हैं और ये आपको और इसमें एक ड्राई वेस्ट आपको रखना है। जैसे कि ग्रीन वेस्ट में भी आपको ऐसा रखना है जो एकदम गला हुआ-सा हो और अ, उसके बाद में आपको और सूखा वेस्ट भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो ये कुछ तरह के वेस्ट मिला के आप अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमें ये ध्यान देना है कि जो ग्रीन वेस्ट वाला है, वो पहले हमने बना लिया हो। जैसे कि गोबर है, इसमें गोबर भी मिश्रित करना है हमको। तो कितनी मात्रा में मिश्रित करना है, अभी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। लेकिन इसमें पहले से हमने ग्रीन वेस्ट गोबर में मिला के
वो बना के हमने खाद रखी हो, उसको हमें इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कुछ-कुछ जगह पे कोकोपीट की जगह रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अनुपात क्या है कि 1/3 आपको मिट्टी लेनी है, जो आपके क्षेत्र की खेत की मिट्टी हो, तो बहुत अच्छा है। और 1/3 आपको कोकोपीट लेना है और आपको आधा पार्ट आपको खाद लेना है। और उसमें वो कंपोस्ट ग्रीन वेस्ट से देसी गाय के गोबर को खोलकर सुखाई गई खाद हो या गड्ढे में सुखाई गई हो, वह खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम के पत्तों को भी उसमें मिलाना है हमको, ताकि उसमें कोई फंगिसाइड वगैरह ना लगे। और आपके पास थोड़ा बहुत ट्राइकोडर्मा है, तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी तैयार करते हैं। और इसके मिट्टी तैयार होने के बाद अपना हमें देखना है कि अब इसमें मतलब अगर खेत की मिट्टी रहती है, अच्छी जगह की मिट्टी रहती है, तो क्या है कि उसमें थोड़ा पोषक तत्व अच्छे रहते हैं। तो ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। और अभी आप थोड़ा-सा साथ में रहिए, अशोक जी मेरे ख़्याल से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो फिर उनसे उनसे भी हम उनका ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पानी हमें जैसे पानी की क्या व्यवस्था है? एक तो हमारी मिट्टी प्रिपेयर हो गई। अब मिट्टी प्रिपेयर होने के बाद हमारी पानी की व्यवस्था जैसे कि हम उसमें बहुत हल्का-हल्का पानी देना है हमें, क्योंकि हमारा बेड है या हमारे गमले हैं, तो अलग-अलग पौधों के हिसाब से अलग-अलग अ, जगह पर पौधरोपण होता है। जैसे जो बेड होते हैं, तो बेडों में जो पौध का रोपण होता है अ, वह छोटे-छोटे होता है, जैसे धनिया है और पालक है और मेथी है। जी, इस प्रकार के हम रोपण करते हैं इसमें। और जो हमारे जैसे कि ज़्यादा हमें मल्टी फार्मिंग करनी है, तो मल्टी फार्मिंग करने के लिए हम थोड़े बड़े गमले को ले सकते हैं। जैसे उसमें हल्दी हम नीचे लगा रहे हैं, फिर उसमें हम टमाटर की पौध लगा रहे हैं, फिर उसमें हम एक उसके ऊपर हम बेल की एक पौध लगा रहे हैं, तो 3 लेयर ये बन गई। फिर सबसे ऊपर हम कुछ धनिया है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जो पत्तेदार जो तुरंत काटनी है हमको, वो हम लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो ज़्यादा लेयर का अगर हम मल्टी लेयरिंग करते हैं, तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा साइज़ और चौड़ा साइज़ लेना पड़ेगा। वो हमें अपनी बीम पे रखना होगा। तो इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। और अ, हमारी जो बेलें हैं, वो इस प्रकार से हों कि जो हमारे और नीचे के हमारे पौधे हैं, उनको ज़्यादा हानि ना पहुँचाएँ। ऊपर मतलब सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से लें और ज़्यादा ना ढकें, मतलब वो थोड़ा-सा शेड भी रहे और बहुत ज़्यादा घनी ना होने पाए। ये हमको ध्यान रखना है। इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं। पानी का मैंने आपको बता दिया। अगर हम बेड बनाते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं बेड बनाने के समय। तो उससे बहुत कम-कम मात्रा में और ज़रूरत के हिसाब से मशीन लगाकर हम पानी दे सकते हैं। यदि हम चले भी जाते हैं कहीं पर भी, तो ऑटोमेटिक वो पानी की व्यवस्था उसमें बनी रहती है। पानी देते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब मिट्टी में हल्का-सा गीलापन आ जाता है, तो इसका मतलब अब इस समय पानी है उसमें पर्याप्त मात्रा में। तो बार-बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी देने से भी अ, पौधे खराब होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें हमें जैसे थोड़ा मल्चिंग के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अ, थोड़ा हम जब अगर पेड़ सूखता सा हमें लगता है कि हमारा पेड़ में न्यूट्रिशन नहीं वैल्यू मिल रही है, तो अ, हमें मल्चिंग करने से
हमारे गुदाई करने से हमारे पेड़ में प्रॉपर्ली वो न्यूट्रिशन वैल्यू उचित मात्रा में उसको मिलने लगती है और पौधे में आप देखेंगे कि अ, थोड़ी रीग्रोथ सी होने लगती है और इसके लिए हमें अब जैसे हमने हाइब्रिड सीड के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में भी हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा और आपसे भी अनुरोध है कि अशोक जी को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और 1 मिनट।